हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एनबीडी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हमारा टेस्ट नंबर 5 करेंगे, जो कि रहेगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो आप इस टेस्ट को साथ साथ करते जाना और अपना जो भी स्कोर रहे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टेस्ट। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर का पहला श्वसन अंग है। हमारे ऑप्शंस हैं नोज, माउथ, थ्रोट या फिर टंग। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नासिका। तो श्वसन अंग हमारा सबसे पहला कौन सा होता है? नासिका, नोज, नाक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिरिंक्स स्वर यंत्र कितनी प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है? ऑप्शंस हैं 3, 5, 9 या फिर 7। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। तो हमारा जो स्वर यंत्र होता है वो 9 प्रकार की उपास्थि या फिर कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वास नली ट्रेकिया की लंबाई होती है, तो ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 इंच। मानव में अप्रोक्स 5 इंच इसकी लंबाई होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। अपने को असत्य कथन छांटना है इनमें से। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। तो ये ऑप्शन एकदम सही है कि जो हमारा दाहिना फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा होता है पर थोड़ा चौड़ा होता है। अपने को छाड़ना है असत्य कथन, तो ये तो सत्य कथन है, तो ये तो एकदम सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दाहिना 3 खंडों में विभक्त होता है। तो ये एकदम सही है। बायां जो फेफड़ा होता है वो 2 खंडों में होता है और जो दाहिना होता है वो 3 खंडों में होता है। इसको याद ऐसे भी कर सकते हो कि बायां से बाई, बाई याद कर लो। और बाई किसको बोलते हैं? 2 के लिए यूज करते हैं, 2 के लिए। तो बाएं में बाई मीन्स 2, तो बायां 2 खंडों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक श्वसनी प्राइमरी ब्रोंकाई की संख्या होती है। तो ये होती है ना, ये दोनों प्राइमरी ब्रोंकाइज होती हैं। तो संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। तो प्राइमरी ब्रोंकाइज कितनी होती हैं? 2 होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया है, अपचय प्रक्रिया है, उपचय प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है या फिर ऊष्माशोषी है? तो कैटाबोलिक या फिर अपचय प्रक्रिया क्या होता है? इसके अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। और उपचय जस्ट इसका उल्टा होता है, छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का बाहर निकाला जाता है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा को अंदर लिया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज होता है वो CO2, H2O और ATP में टूटता है। तो मतलब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूट जाता है। तो ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस हो गई, अपचय प्रक्रिया हो गई। तो ऑप्शन ए तो अपना सही है। अगर ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन बी तो अपना सही होना नहीं। तीसरा है कि ऊष्माक्षेपी। तो अगर अपन देखो, जब सांस लेते हैं और मुंह के आगे हाथ करके देखोगे ना, तो आपको थोड़ा गर्मी महसूस होगी। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो ऊष्माक्षेपी प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए और सी हमारा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ए व 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नॉन। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत लेते हैं? 78% नाइट्रोजन लेते हैं और श्वसन क्रिया के बाद 78% वापस छोड़ भी देते हैं। और ऑक्सीजन कितनी लेते हैं? 21% ऑक्सीजन लेते हैं और जिसमें से 17% अपन वापस बाहर छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेते हैं? 0.03% और छोड़ते कितने? 4%, 4% वापस छोड़ देते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
श्वसन में ईंधन का कार्य करता है? ऑप्शन हैं ग्लूकोज, वायु, ऑक्सीजन या फिर प्रोटीन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ही तो टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के फॉर्म में बदलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेफड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? तो फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा पल्मोनोलॉजी। तो ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी किसको बोलते हैं? हार्ट की स्टडी को। नेफ्रोनोलॉजी किडनी की स्टडी को। और ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं बोन्स की स्टडी को। किसको? बोन्स की स्टडी को। लेकिन अपने जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स, उनकी स्टडी को बोला जाता है ऑर्थोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑर्थोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म है? तो बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर बॉडी ऑक्सीजन डिमांड, या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफेक्ट, या फिर बॉडी ऑक्सीजन डिफिशियंसी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रेब चक्कर, क्रेब साइकिल पूर्ण होता है किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म में, या फिर केंद्रक में, या फिर सभी में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, और जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है वो होता है कोशिका द्रव्य में। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पे सांस लेने में कठिनाई का कारण है? हमको जो पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होती है उसका कारण क्या है? हवा का कम दबाव, हवा का अधिक दबाव, तेज हवा के कारण, या फिर कोई कठिनाई ही नहीं होती। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हवा का कम दबाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा होता है, वायु कूपिकाओं द्वारा होता है, श्वास नली द्वारा होता है, या फिर धमनियों द्वारा होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु कूपिकाओं द्वारा, एल्वियोली द्वारा। आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों की सुरक्षा के लिए इस पर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? ऑप्शन है प्लूरा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, क्रेब्स झिल्ली और कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लूरा झिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीशोषण की क्रिया में कुल कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन है 36 एटीपी, 4 एटीपी, 38 एटीपी, या फिर 2 एटीपी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एटीपी क्या है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब देखते हैं अपना उत्तर। तो अपना उत्तर राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 38 एटीपी। देखो जो ऑक्सीशोषण प्रक्रिया होती है ना, ये 2 चक्रों में पूरी होती है। पहला ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितनी? 4 एटीपी का निर्माण होता है, और 4 में से 2 तो वो खुद ही यूज कर लेता है। तो अपने पास सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से 2 एटीपी अपने को मिलती है। और जो दूसरा ग्रेब साइकिल होता है उससे अपने को मिलती है 36 एटीपी। तो 36 एटीपी और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की 2 एटीपी मिलकर अपने को टोटल कितनी मिलती है? 38 एटीपी अपने को टोटल ऊर्जा मिल जाती है। कुल ऊर्जा अपने को 38 एटीपी मिल जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस इतना ही थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।